अमेरिका पर कंगाली के संकट के बीच राष्ट्रपति बाइडेन ने वहां की जनता को जल्द समाधान निकालने का भरोसा दिया। हालांकि दुनिया का सबसे अमीर देश इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और हालात ये हैं कि वहां नकदी की भारी किल्लत हो गई। अमेरिका के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि उसे पुराने कर्ज समय पर चुकाने के लिए नए कर्ज लेने की जरूरत पड़ गई और नए कर्ज की मंजूरी नहीं मिलने पर अमेरिका के डिफॉल्ट होने का खतरा बढ़ जाएगा। असल में अमेरिका की अर्थव्यवस्था लगातार घाटे में चल रही है और वहां हर नागरिक पर इस समय कुल करीब $94,000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 72 लाख का कर्ज हो गया है। इतना ही नहीं, अमेरिका हर रोज कर्ज पर ब्याज चुकाने में $130 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन अमेरिका के लोगों को सब कुछ ठीक होने और अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने का भरोसा दे रहे हैं। इस बीच अमेरिका के 2 दर्जन से ज्यादा राज्यों में चीन के निवेशकों के जमीन खरीदने पर रोक लगा दी गई। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि वहां पर यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है क्योंकि बीते 1 दशक में चीन के निवेशकों ने अमेरिका में 5 गुना ज्यादा जमीनें खरीदी। यह आंकड़ा अमेरिका के कृषि विभाग ने जारी किया, जिसमें जानकारी दी गई कि 2011 में अमेरिका में चीन के निवेशकों के पास 69,000 एकड़ जमीन थी, जो 2021 में बढ़कर करीब 4 लाख एकड़ हो गई, जिसकी वजह से अमेरिका के 2 दर्जन से भी अधिक राज्यों में चीन के लोगों को जमीन खरीदने पर रोक लगाने वाला एक विधेयक पारित किया गया। इस मामले में कानून बनाने की तैयारी की जा रही है, जो चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के नागरिकों को अमेरिका की खेती वाली जमीन खरीदने से रोकेगा। उधर मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों ने हंगामा कर दिया। मुंबई से वियतनाम के लिए उड़ान भरने वाली एक फ्लाइट करीब 11 घंटे लेट हो गई और 300 से ज्यादा यात्री एयरपोर्ट पर ही फंस गए, जो हंगामा करने लगे, जिससे एयरपोर्ट पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। यात्रियों ने आरोप लगाया कि उनको पीने का पानी तक नहीं दिया गया, पानी दो, जिससे कई लोगों की तबीयत खराब हो गई। यात्रियों का आरोप है कि पहले तो प्लेन में बैठा लिया गया, फिर तकनीकी खराबी का हवाला देकर सबको फ्लाइट से नीचे उतार दिया गया। आरोप है कि 11 घंटे तक यात्रियों को सही जानकारी भी नहीं दी गई। आधा घंटा रुकिए, 1 घंटा रुकिए, 2 घंटा रुकिए, करते करते मॉर्निंग में 5:30 6 o'clock वो बोलते कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। यात्रियों का आरोप है कि फ्लाइट के इंतजार में एयरपोर्ट पर ही पूरी रात गुजारनी पड़ी, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने खतरनाक हथियार म्यांमार पहुंचा दिए, जिसमें हमला करने वाले ड्रोन और ताकतवर मिसाइलें शामिल हैं, जिन्हें ईरान से एक कार्गो विमान में भरकर पिछले साल की जनवरी से इस साल के अप्रैल महीने के बीच म्यांमार पहुंचाया गया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान के कार्गो विमान ने 15 महीनों के अंदर 3 बार म्यांमार के चक्कर लगाए। 2021 में म्यांमार में हुए तख्तापलट के बाद ईरान को अपने हथियारों के लिए एक नया बाजार मिल गया। ईरान के एक प्रतिनिधिमंडल ने पिछले साल जनवरी में म्यांमार का दौरा किया था। पश्चिमी मीडिया का दावा है इसी दौरान ईरान और म्यांमार के बीच हथियारों की डील हुई थी। हालांकि अमेरिका ने सीरिया के चरमपंथी संगठनों को हथियार पहुंचाने के आरोप में ईरान पर पहले ही पाबंदी लगा दी थी। इसके बावजूद ईरान ने म्यांमार को खतरनाक हथियारों की खेप पहुंचा दी। उधर चीन के 13 लड़ाकू विमानों ने ताइवान की सीमा के नजदीक उड़ान भरकर एक बार फिर उसे दहला दिया। चीन पिछले 2 महीनों में कई बार ताइवान के नजदीक अपने लड़ाकू विमानों और जंगी जहाजों को भेज चुका है, लेकिन इस बार उसने 13 लड़ाकू विमानों को ताइवान की सीमा के नजदीक भेज दिया। इन फाइटर जेट को अपनी सीमा में आते देख ताइवान के होश उड़ गए, क्योंकि उनमें न सिर्फ चीन का घातक J-16 लड़ाकू विमान था, बल्कि 2 H-6 बॉम्बर भी थे। यही नहीं, ताइवान का आरोप है कि चीन के BZK-005 जंगी ड्रोन भी लड़ाकू विमानों के साथ ताइवान स्ट्रेट में मौजूद मीडियन लाइन को पार कर गए, जिसके बाद ताइवान की सेना भी अलर्ट हो गई और उसने अपने लड़ाकू विमानों को उनके पीछे भेज दिया। इसके साथ ही उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए। चीन पिछले कई साल से ताइवान को हड़पने की फिराक में है, लेकिन ताइवान की ढाल बने अमेरिका की वजह से वो हमला करने का जोखिम नहीं उठा रहा। इस बीच चीन में जापान के कलाकारों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। दावा किया गया कि चीन में आयोजित होने वाले जापान के कलाकारों के कॉमेडी शो और म्यूजिकल शो को रद्द कर दिया गया, जो चीन के अलग अलग शहरों में आयोजित होने थे, लेकिन शो शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही रद्द कर दिया गया और चीन के उस कॉमेडी स्टूडियो पर $20 लाख यानी करीब 16 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया, जिसने चीन में इसका आयोजन किया था। दावा किया गया कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने चीन की सेना का मजाक उड़ाया था, जिसे चीन ने अपना अपमान बताते हुए ये कार्रवाई की और कॉमेडियन की तरफदारी करने वाली एक महिला को भी हिरासत में ले लिया। बताया गया कि जिस प्रोग्राम को रद्द किया गया उसमें विदेशी कलाकारों को भी शामिल होना था। इधर 2000 के नोट बदलने के लिए कई जगहों पर खास नियम बनाए जाने की खबरें सामने आई। इस नोट के चलन से बाहर होने के ऐलान के बाद से ही लोग इसे किसी भी तरह खर्च करने की फिराक में हैं।
जिसे देखते हुए कई जगहों पर दुकानदारों ने खास नियम तय कर दिए, क्योंकि लोग छोटी से छोटी चीज खरीदने के लिए भी 2000 के नोट निकाल रहे हैं। इस बीच बेंगलुरु में तो कुछ पेट्रोल पंपों ने यह नियम लागू कर दिया कि कम से कम 1000 रुपए का पेट्रोल या डीजल भरवाने पर ही वो 2000 के नोट लेंगे। वहीं कुछ जगहों पर 2000 के नोट लेने के बदले 100 रुपए कमीशन लेने की भी खबर सामने आई। ज्यादातर दुकानदारों का कहना है कि आरबीआई के नए ऐलान से पहले ये नोट रोजाना 15 से 20 की संख्या में ग्राहकों से मिलते थे, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़कर 150 से भी ज्यादा हो गई है। मतलब लोग किसी भी तरह 2000 के नोट से पीछा छुड़ाने में जुटे हैं। इस बीच दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान ने मदद के लिए एक बार फिर चीन का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान इससे पहले कंगाली से बचने के लिए दूसरे देशों को कर्ज देकर आर्थिक संकट से उबारने वाली संस्था आईएमएफ के सामने महीनों तक गिड़गिड़ा चुका है, लेकिन न तो उसे आईएमएफ से कोई मदद मिली और न ही अमेरिका से। इसके अलावा उसने मुस्लिम देशों के सामने भी झोली फैलाई थी, लेकिन उसे इसका भी कोई फायदा नहीं मिला। जिसके बाद पाकिस्तान फिर एक बार अपने पुराने दोस्त चीन के दरवाजे पर पहुंच गया और पाकिस्तान ने इसके बदले सीपीईसी यानी चीन और पाकिस्तान के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए कॉरिडोर को दोबारा शुरू करने का ऑफर भी दिया, क्योंकि चीन का आरोप था कि पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सीपीईसी पर अमेरिका के कहने पर रोक लगाई थी। यही वजह रही कि पाकिस्तान इसे दोबारा शुरू कर चीन से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश में लग गया। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के साथ गैस पाइपलाइन की डील करके कंगाल पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर पाकिस्तान ने मार्च 2024 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया तो उसे भारी भरकम जुर्माना चुकाना होगा, जो दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान के बूते से बाहर है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त पाई के लिए मोहताज है। बेकाबू हो चुकी महंगाई से वहां हाहाकार मचा है और अब वहां के मीडिया का दावा है कि ईरान से गैस पाइपलाइन की डील करके पाकिस्तान ने बड़ी मुसीबत मोल ले ली, क्योंकि अगर अगले साल मार्च तक उसने प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो उसे 1800 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए चुकाने पड़ेंगे। और अगर वो गैस पाइपलाइन बनाता है तो उसे अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए पाकिस्तान ने अमेरिका से प्रोजेक्ट बनाने की मंजूरी मांगी है और मंजूरी नहीं देने पर ईरान को हर्जाने की रकम चुकाने में मदद करने की अपील की। इधर राजस्थान के बांसवाड़ा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां शादी समारोह के दौरान कांग्रेस विधायक रमीला खड़िया का बेटा रोहित खड़िया बंदूक से हवा में फायरिंग करता दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें विधायक का बेटा आसमान में ताबड़तोड़ फायरिंग करता नजर आया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे दिखाई दिए। इसी दौरान कांग्रेस की विधायक रमीला खड़िया का बेटा रोहित खड़िया अपने साथियों के साथ बंदूक से हवा में फायरिंग करता नजर आया। उसने और उसके साथियों ने आसमान में कई गोलियां दाग दी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। जो भी आरोपी होंगे उनकी शिनाख्त करके उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। इस बीच दिल्ली में जारी अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर विवाद के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल ने अधिकारियों को बिना डर और दबाव के काम करने की सलाह दी। दिल्ली के विज्ञान भवन में बुलाई गई वर्कशॉप में उपराज्यपाल ने अधिकारियों का हौसला बढ़ाया और इस बात का भरोसा दिया कि वो अधिकारियों के साथ खड़े हैं, इसलिए अधिकारी बिना दबाव के काम करें। दिल्ली के विज्ञान भवन में अधिकारियों की एक वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें एलजी विनय कुमार सक्सेना पहुंचे और अधिकारियों को बिना डर के काम करने की सलाह दी कि आप ईमानदारी से काम करें, मेहनत से काम करें, बिना किसी दबाव के काम करें। दिल्ली के एलजी का ये बयान ऐसे वक्त आया जब अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग मामले पर विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हक में फैसला सुनाया था, जिसे केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए पलट दिया। उधर अमेरिका की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला की कारें जल्द ही भारत में बन सकती हैं। कंपनी के सीईओ एलॉन मस्क ने यह जानकारी दी, जो फिलहाल अपनी नई फैक्ट्री के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए एलॉन मस्क भारत में भी विकल्प देख रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि टेस्ला अपनी नई फैक्ट्री के लिए जगह ढूंढ रही है, जो इस साल के अंत तक फाइनल कर ली जाएगी और हो सकता है कि यह जगह भारत में ही हो। इससे पहले भारत सरकार की तरफ से भी यह जानकारी दी गई थी कि टेस्ला भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकती है। इस बीच रूस और बेलारूस के परमाणु समझौते से जापान बुरी तरह भड़क गया। गुस्से में जापान ने रूस पर नए प्रतिबंध लगा दिए। असल में यूक्रेन की सीमा से लगे बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत पुतिन की सेना बेलारूस की जमीन को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर सकती है। इस समझौते के बाद पुतिन ने अपने परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात करने शुरू कर दिए, जिससे नेटो समेत कई देश रूस और बेलारूस पर भड़क गए और अब जापान ने रूस पर नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया। ロシアによる核兵器による威嚇もましてや使用も断じて受け入れることはできません。 असल में रूस और बेलारूस 1200 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं, जबकि बेलारूस यूक्रेन के साथ करीब 1084 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इसी वजह से नेटो देशों को डर है कि बेलारूस में तैनात परमाणु हथियारों से पुतिन एक ही झटके में यूक्रेन समेत दूसरे नेटो देशों को खत्म कर देंगे।